बात ना तो कश्मीर की है, ना महाराष्ट्र की, ना उत्तर प्रदेश की और ना ही नॉर्थ ईस्ट की। बात ना नेपाल की करेंगे, ना लद्दाख की। बात करेंगे दरअसल आजकल जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है उसकी, जेन जी। जेन जी सोचती क्या है, जेन जी करती क्या है और इसके पीछे है क्या। दरअसल सोशल मीडिया इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि एक हैशटैग सब कुछ तबाह कर देता है और उसके बाद पता ही नहीं चलता कि वो हैशटैग आया कहां से। एक दिन की एजिटेशन और दूसरे दिन सोशल मीडिया के अकाउंट्स, हैंडल्स सब डिलीट। क्या सोशल मीडिया आज की डेमोक्रेसी को हैंडल कर रहा है? क्या इतना पावरफुल हो चुका है कि घर बैठे बैठे ही आपको एक हैशटैग, एक रील, एक स्टोरी आती है जिसको आप फॉलो करते हैं और वो फॉलो फिर होती है माइंड से और अल्टीमेटली वो एक बड़ा लावा बन जाती है जो वो जब फूटता है तो फिर बहुत कुछ तबाह कर देता है। बात करनी बहुत जरूरी है। अपने कमेंट्स नीचे जरूर देते जाइए, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जेन जी कोई ऐसा वायरस नहीं है जो किसी के पास नहीं आ सकता। वो तो हमारे बच्चे हैं जो हर घर में हैं। इसलिए इस जेन जी के माइंड में क्या चल रहा है इसको पढ़ना जरूरी है और पीछे से इंस्टिगेट कौन कर रहा है इस पे नजर रखना जरूरी है। और इसी के लिए आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। हम सभी लोग जो हैं हमारे घरों में तो जेन जी हैं, बट हम जेन, बीटा, अल्फा या बाकी जनरेशन से हटकर इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रिसेंट जो है ईरा है उसी में सब कुछ चल रहा है। मेरे साथ हैं ज्योति बचनंदा, मेरे साथ हैं पवन शर्मा जी, मेरे साथ हैं विकास शेखर शर्मा जी। विकास भी अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि इस टॉपिक पे टच करना है तो आपने एक तो लाइंस बोली थी बहुत सही कि हैशटैग्स आते हैं और हैशटैग जो आपने बोला नेपो किड्स, वो एक ऐसा हैशटैग था जिसने एकदम से सब कुछ जो है बदल के रख दिया। समझ लो यू टर्न हो गया नेपाल का। दीपक, इंटरेस्टिंग बात है, आपने बात करी शायद नेपाल की, लेकिन नेपाल में जो हुआ वो एक एग्जांपल थी। पवन जी और मैं परसों ही बात कर रहे थे, दिसंबर में कोई एजेंट था अंडर कवर एजेंसीज का, उसने कहा था एक पॉडकास्ट पे यूट्यूब में कि कुछ दिनों में नेपाल की गवर्नमेंट गिरेगी और ये कैसे होगा, आप चौंक जाएंगे कि मैंने ये पहले कह दिया। वो दिसंबर में था पॉडकास्ट, दिसंबर में नहीं पर 8 महीने बाद अगर वो बात होती है, लेकिन एग्जैक्टली वैसी होती है। कहाँ से वो हैशटैग जनरेट हुआ, कहाँ से इतनी मास मूवमेंट जनरेट हुई, ऐसे तो शायद क्लाउड बस्ट भी नहीं होते और एक ही दिन में तहस नहस हो गया और पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स विद सिक्योरिटी आर टेकन अवे, प्राइम मिनिस्टर भाग रहा है, प्रेसिडेंट यहाँ से भाग रहा है, यहाँ आग वहां आग, ऐसे तबाह नहीं होता। कल आपके अपने घर में, आपके पड़ोस वाली यूटी जो कि अभी भी हम अपना मानते हैं, वहां पे एक चीज होती है। अब एक उनका सोशल एक्टिविस्ट था, मैं नाम लेके उनको मशहूर नहीं करना चाहूंगा, वो एक धरने पे बैठे होते हैं, लद्दाख में पीस, और सडनली ऐसा होता है कि गाड़ियां जलाई जाती हैं। एक पर्टिकुलर पार्टी जो कि सेंटर में पावर के हैं, उनके ऑफिस पे अटैक, उनके झंडे जलाए जाना, ये आसान काम नहीं था। और अगर प्रतिद्वंदी पॉलिटिकल पार्टी पे हम इसका इल्जाम लगाते हैं डायरेक्ट, तो उनकी शायद इतना दम नहीं था वो ये कर पाते। कौन आए वो लोग जिन्होंने पत्थर मारे, जिसमें 5 से ज्यादा लोगों की शायद पवन जी जान गई, कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? और शायद रात होते होते वो सारा सोडा फिज की तरह बैठ गया। आज आप देखेंगे वहां कर्फ्यू है, कौन आए, किसने करा, कुछ नहीं पता। वो एजेंसियां ढूंढेंगी, पुलिस उनको ले पकड़ लेगी। लेकिन इतना बड़ा नाम फैल जाता है, पूरे संसार में फैल गया कि लेह लद्दाख में ऐसा अनरेस्ट हो गया, बिकॉज इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस। तो इसके पीछे पवन जी कौन है? इसके आप शायद जैसे बोला नहीं, एक मैं इसमें ना ऐड ऑन करूंगा, आप उसका पूरा जवाब देना, आप क्या समझते हैं। जैसे नेपाल और लद्दाख दोनों ही बड़े पीसफुल एरिया थे। हमने नेपाल को भी कभी वैसे जलते हुए नहीं देखा और लद्दाख में भी वैसी पत्थरबाजी नहीं देखी। तो क्या ये जो जेन जी जो लावा फूटा तो पहले ना इस वर्ड को बारी बारी यूज करके जो सोशल मीडिया यूज कर रहा है इसको बढ़ावा देते हैं। क्या उसके पीछे कुछ है? क्यों पवन जी? जो अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास एनर्जी है, जिनको भड़काए जाते हैं, मतलब आपको सबको याद होगा, आपने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा हुआ है। उस समय कोई जेन जी नहीं था। नहीं। उस समय किसी को कुछ नहीं पता था। उस समय हैशटैग भी मैटर नहीं करता। उस समय मैटर करती टूल किट्स। कहां से ऑपरेट हुई, कौन लोग पीछे थे, किन किन लोगों ने फंडिंग की। उसके बाद फिर आ जाता है कि पूरी गवर्नमेंट को किस तरीके से गिराना है। फिर उसके लिए अलग अलग शाहीन बाग होते हैं, फिर दूसरे बाग होते हैं। कौन लोग थे जो पीछे, उसके ऊपर एजेंसियों ने बड़ा लंबा काम किया। और फिर बाद में पता चला टूल किट्स जो हैं ये फॉरेन से
तैयार होती है, विदेशों में तैयार होती हैं। एक पूरे का पूरा एक गैंग होता है जो इनके पीछे काम करता है और फंडिंग इसमें फॉरेन कंट्री की आती है। अब मैं आता हूं इस चीज के ऊपर। देखिए, एक चीज आपको माननी पड़ेगी, हम इनको जैन जी करके थोड़ा सा ना ज्यादा हाइप कर रहे हैं। नहीं मेरा हाँ, नहीं इसमें क्या है कि ये जो एज है, इन मास्टर्स की तरफ चलना पड़ेगा। जो मास्टर्स हैं उनकी तरफ जिनके चलना पास हंटर है, उनको पता है कौन से दिमाग के साथ किसको यूज हमने करना है, मगर ये खेलना है। कैसे हो रही है यूज, ये हाँ, बात है। हाँ, वही मैं बेसिकली सवाल कि ये ये क्यों यूज हम इस एज के बच्चों के साथ कैसे खेल सकते हैं। देखिए, एक डार्क वेब करके है, वहां से ऑपरेट होता है सिस्टम। फलां कंट्री में फलां बंदे का मर्डर ऑपरेट करना है, वो हो जाता है। उसी तरीके से इस नई पीढ़ी के दिमागों से खेलने के लिए एक पूरी टूल किटें बनी हुई है। उसमें कौन लोग हैं, वो एजेंसियां अपने तरीके से काम उस पे करेंगी भी, कर भी रही है और किया भी है। ये सब ऑपरेट होता है बाहर से। यहां पर बैठे हुए सिर्फ मोहरे हैं, और जिस तरीके से एक दूसरी पार्टी पे नाम लगा दो, इतना दम नहीं है इस समय कांग्रेस का कि ले में अचानक इतना बड़ा बवाल वो कर दे, और वो भी कुछ ही घंटों के भीतर, और इस तरह का बवाल हो जाए कि 4-5 लोगों की मौत हो जाए, 70 लोग वहां पर इंजर्ड हो जाएं, और बीजेपी के ऑफिस को, पुलिस की गाड़ियों को, और अचानक कर्फ्यू लगने के बाद पूरे का पूरा गायब हो गया। नेपाल में भी इसी तरह हुआ। नेपाल में गुब्बारा पूरा फ्रेम में आया, जब फटा उसके बाद अनाउंसमेंट हुई, फिर वो लोग कौन है, कहां गए, अभी तक कोई खबर किसी के पास। शायद डोडा को इससे नहीं जोड़ा जा सकता पवन जी, लेकिन हुआ उस दिन उधर भी हाँ, इसी उधर भी इसी बढ़ सकता था, बढ़ सकता था। इंटरनेट बैन करना, वो पूछते हैं कि सरकारें इंटरनेट क्यों बैन करती है JNK में, दिस इज द रीजन। लद्दाख होके आए हो, लद्दाख में एलजी लद्दाख कविंदर गुप्ता जी का इंटरव्यू भी आपने किया, लद्दाख में आपने काफी सारे लोगों से मिले जुले भी होगी, कुछ लग रहा था कि माहौल में गड़बड़ाहट है? देखिए, जब मैं लद्दाख में था, मैं पिछले 2-3 सालों से ऑब्जर्व कर रहा था। जब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बनी तो वहाँ के लोगों की डिमांड थी कि यूटी बननी चाहिए, और बन गई। वो खुश थे, सब खुश थे। हाँ। फिर अचानक बीच में ऐसा रिजेंटमेंट जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, चाहे वो कोई इंस्टिगेट कर रहा था या क्या है, उनको अब यूनियन टेरिटरी से भी कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब आप देखो, जो अब टूल किट, जैसे पवन जी कह रहे हैं, टूल किट है या जैन जी है, हर चीज जब वजूद में आती है, जब इसके पीछे रिसर्च करने वाले बड़े लोग होते हैं जिन्होंने देखा कि इस समय हर यूथ मोबाइल के बिना नहीं। आप कहीं भी जाओ, किसी भी जगह जहां आपको 2 मिनट भी मिलेंगे ना, तो आप मोबाइल पे देखोगे। तो आपका दिन का स्क्रीन टाइम में 12-13-14 घंटे है आप सोने के अलावा। इतना देखते हो। तो उन लोगों ने ऑब्जर्व किया, एक तो व्हाट्सएप फ्री, फेसबुक फ्री, हर चीज जितना भी सोशल मीडिया, इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं आपको पे करनी पड़ती। हाँ, ऐप डाउनलोड फ्री है। ये क्यों फ्री है, इस पर भी आपको तवज्जो देना चाहिए कि ये क्यों है, इतने बड़े लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और कितनों के दिमाग से खेलते हैं। फिर इसके पीछे एक पूरी सल्तनत बैठती है, पूरा इसको हैक करने के लिए लोगों के दिमाग को बैठते हैं। अब कोई भी कानून बनता है, उसको तोड़ने वाले पहले पैदा हो जाते हैं, लेकिन कोई भी चीज के जब कमियां दिखती हैं तो उसको फायदे भी दिखाने के लिए, उसकी कमियों को, क्या क्या कमी रहती है, उसको भी रिफॉर्म्स में लाने के लिए काम किया जाता है। अब इस पर भी अब सबको पता है कि नेपाल में ऐसा हो गया, लद्दाख में ऐसा हुआ, उससे पहले बांग्लादेश में ऐसा हुआ था। तो कुल मिलाकर अब देखना, इन चीजों पर भी रिसर्च होगी कि ये इनका उपयोग किस तरह से करना चाहिए, किस तरह लोगों के खाली माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, इनको कैसे कैप्चर करना चाहिए। समय आएगा, अभी बहुत जल्दी है मुझे इस पर कोई टिप्पणी करनी, लेकिन काम होगा। लेकिन अभी जो हो रहा है, इस पे रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि ये कैसे अचानक हो जाता है। आप कश्मीर के कितने भी एजुटेशन देखते थे, वहां भी तो इंटरनेट बंद हो जाता था, युवाओं को टारगेट किया जाता था वहां। लेकिन मेरा तब भी कहना था कि जैसे अब नेपाल में हुआ, डोंट बैन इंटरनेट, जो करप्शन को बैन किया जाए, उसको रोकथाम उस पर लगानी चाहिए। तो कुछ ना कुछ लावा यूथ में रहता है, वो कुछ करने की बेचैनी का नाम ही जवानी है। तो जो इस एज में होते हैं ना, वो बेचैन होते हैं कुछ करने के लिए। तो उनको जब लगता है कि हमें सारा 2 रुपए कमाने में इतना समय लग रहा है और ये लोग इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा फ्लरिश हो रहे हैं, इनके बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं है। तो वही तो था नेपाल में, वही तो था नेपाल में। मैं यही कह रहा हूँ, वही जब तो इस था। तरह का होता ना, तो लोगों के माइंडसेट को इजीली टारगेट। जिस दिन से नेपाल हुआ, जो भी वहां पे हुआ, वो नेपो किड्स वाला जो हैशटैग चला,
आप सर्च मार के देख लीजिए नेट के ऊपर, उस डेट के बाद भारत के बहुत से नेताओं के जो बच्चे बाहर हैं उनको कोई वीडियो भी नहीं मिलेगा आपको, कोई फोटो नहीं मिलेगा इंस्टाग्राम पे है ना, इंस्टाग्राम पे। पहले तो भीड़ होती थी, अब क्या हुआ है कि लोगों के अंदर भी है, देखिए डर है इसमें। डर तो हमारे सीएम में भी था, तभी तो उसने कल बोल दिया। देखो उमर अब्दुल्ला में डर दिख रहा था भाई उसमें कि इस मुद्दे पे क्या होगा। दीपक, जब भी कोई घटना, दुर्घटना नहीं कहेंगे, घटना ही है, होती है तो उसको सारे अपने तरीके से भुनाने की कोशिश करते हैं। रिजेंटमेंट सोसाइटी में आती है जब एक सरकार काफी देर से चल रही होती है और कुछ लोग होते हैं जिनके कहना जिन्हें दाने भी बिक जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनको किसी ना किसी तरीके से करना हो तो उन्होंने हर हथकंडा ट्राई कर लिया। पॉलिटिकली दे आर फेलिंग, नो दे हैव टू कम अंडर कवर। तो दिस इज अटैक ऑन द स्टेट, दिस इज नॉट अटैक ऑन समथिंग एल्स। जो नेपाल में हुआ, जो इंडिया में उसको अगर प्रोपोगेट करके कोशिश कर रहे हैं तो ये इट्स अटैक ऑन द स्टेट। तो इसको सीधे सीधे लेना चाहिए, इट्स टू ब्रिंग अनरेस्ट। आप किसी को भी यूज करिए, वो लोग कौन थे क्या थे, लेकिन बेसिकली अगर लद्दाख में अनरेस्ट हो जाता, बिकॉज लद्दाख के लोगों की डिमांड क्या है, स्टेटहुड, ऑटोनॉमी, तो ये तो उसके अगेंस्ट है। जो अभी जल्दी जल्दी मीटिंग होने वाली थी उनकी, ये उसको भी डिस्टेबलाइज करगी, उनके शायद उस स्लोगन को डीरेल करगी और फर्दर उससे दूर चले ज्यादा हिट कर दिया। तो ऐसे किस्म की जो चीजें होती हैं वो आपको स्टेट से दूर ले जाती हैं। जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके काम आसान करते हैं, वो कहेंगे आपके वहां तो वो है, डिस्टेबलाइज है, यू आर नॉट क्लियर, डिवाइडेड है। तो आप समझ लीजिए वो लोग करवाते हैं, जब वो एजेंसियां करवाती हैं जिनको इनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा होते हैं। ना तो ये फायदा लद्दाख वालों का हुआ, ना स्टेट का हुआ। मगर जो बेसिकली एक मेरा सवाल है कि एज ए लीथल वेपन जो आज का मॉडर्न यूथ है उसको कैसे इजीली इस्तेमाल किया जा रहा है? देखो पहले क्या होता था दीपक, हम लोग मेहनती लोग थे, आंदोलन, जेपी आंदोलन जैसे आंदोलन चले जिसमें से भारत की कई पार्टियों के महान सोच वाले आंदोलन होते थे, सोच होती थी, उसमें कुर्बानी, निष्ठा और एक सिंगल लाइन में नहीं होता था, उनका पूरा चार्टर लिखा जाता था। वो आंदोलन देखे एमबीबीएस के आंदोलन, जेजेएसएफ के, जिसमें सोच वो मूवमेंट्स होते थे, मूवमेंट होते, दिस वाज लाइक अ फ्लैश फ्लैग। एग्जैक्टली, इसलिए अपना कई दिनों चलते थे, दिनों सालों उसके पीछे एक सोच जेल जाते थे, पवन जी उसको करना है, भूख झेलते थे, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारा जम्मू डिवीजन में सबसे लंबी स्ट्राइक रियासी को जिला बनाने के लिए, जिसको ऋषि कुमार कौशल जी सबसे कुर्बानी दी, और उन्होंने कहा था कि मैं तब तक अपने बाल दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा जब तक डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस नहीं मिलता, और मिल गया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान अपने चरणों में रखे। लेकिन कहानी ये है, वो आंदोलन और आज के आंदोलन, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वो जी जैसे एजिटेशन एजिटेशन, ये एक गुब्बार है जो फटता है और खत्म हो जाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि आज की और जो पुराने जो हो चुके हैं उसमें बहुत फर्क है। और एक और चीज, क्योंकि इसमें एक चीज होती है, हर उम्र के लोग शामिल होते थे, हाँ, महिलाएं शामिल। इसमें क्या हो रहा है, टारगेट आपका एक जो मैं वही कहा ना कि आज 17 अब उस दिमाग से खेला जा रहा है। बिल्कुल, उस दिमाग से खेलने के लिए कुछ लोग जो बैठे हैं वो वहीं से अपना हंटर लेके बैठे हैं, इजी टारगेट ढूंढते हैं। और देखो एक चीज आपने नोट की होगी कि नेपाल में जब ये शुरू हुआ, बांग्लादेश में हुआ, 2-3 कंट्री का नाम उसमें सीधा सीधा आ गया। क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे ऐसा इंसिडेंट होता है वो मार्केट में फ्लो कर देते हैं, इसके पीछे चाइना का हाथ है, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इसके पीछे यूएसए का हाथ है, वो बात कंट्री पे छोड़ देते हैं। ये कंट्रियों के अलावा भी एक और इलाइट गैंग है जिसमें तमाम कंट्रीज के लोग शामिल हो सकते हैं। हो सकता है उन ग्रुपों का काम हो, क्योंकि जो लोग कंट्रैक्चुअल काम करते हैं, कंट्रैक्ट पे काम करते हैं, वो कंट्रैक्चुअल गैंग जो है वो सोशल मीडिया का भरपूर जो फायदा वो उठाते हैं। मैंने अभी बड़े लोग देखे हैं। देखो सिर्फ ये, आप ये मत सोचो कि जो हमारा जो यूथ है, युवा है, वो इन चीजों पर, आप ये देखो इस इंटरनेट से किस किस ने बेनिफिट लिया। हर यूथ ने पैसा कमाया। जब उनको लगा कि स्टंट करने से मैं एक लाइमलाइट में आ रहा हूँ, तो उन्होंने वो करने जिसमें कितने लोगों की जान गई। फिर कई लड़कियों ने ऐसा देखा कि शायद कपड़े कम पहनने से उनको ज्यादा फॉलोअर मिल रहे हैं, उन्होंने कपड़े। तो इससे समाज में हमें ये चीजों को ही फोकस करना है कि क्या इंटरनेट इन्हीं पर्पज के लिए है। आप जेन्युइन एक मैसेज, अगर इन्फ्लुएंसर है तो क्यों इन्फ्लुएंस, उसमें पॉजिटिव चीजें क्या है। हम यही देख रहे हैं कि इसने कितने कम कपड़े पहने, कितने गंदे कपड़े पहने हैं, और हम चाहे नेगेटिव वे में उसको देखें पर देखते हैं उसको, और उसका फॉलोअर बढ़ जाता है और उसको पैसे मिलते हैं। हमें इन चीजों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। एक मैं आपको एक बड़ा इन्फ्लुएंस बता रहा हूँ पहले, कि मचेल में हम जाते हैं ना, तो वहां पहले क्या होता था, हेलीकॉप्टर्स की टिकट मिलती नहीं थी,
लोग बड़ी लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते थे। इस साल तो हेलीकॉप्टर नहीं चला। तो वहां के एक अधिकारी हैं, बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने पूरे परिवार का हेलीकॉप्टर का वीडियो बना के सिक्योरिटी वाले उनको बिठा रहे हैं, फिर वो मंदिर के अंदर जहां आरती होती है सबसे आगे बैठे, उसके भी विजुअल वो खुद बना रहे हैं और उसको इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं। और मुझे ये देखा नहीं गया। मैंने कहा भाई आप इस समय पावर में हो तो आपको ये सुविधाएं मिल रही हैं, आप अपने आप को क्या बताना चाहते हो पब्लिक को कि यू आर इन पावर? मेरा कहना था हाल फिलहाल में यूएस जैसी नेशन के प्रेसिडेंट ने भारत पे सैंक्शंस लगाए, टैक्स करा दिया, इतने परसेंट हो गया, इतना परसेंट हो गया। कोई और देश होता ना दीपक, और 20 साल पहले वाला भारत होता तो शायद दब जाता। देखो सरकार कोई भी हो, आई एम नॉट फेवरिंग अ पर्सन पार्टी। आज की हमारी सरकार, आज का हमारा सिस्टम इतना मजबूत है, अगर आप बड़े से बड़े पहलवान हैं, वी कैन टेक यू चेस्ट ऑन, वी कैन टेक यू हेड ऑन। हमने नहीं डरे, हमारे लोग जहां गए मीटिंग्स करी, छोड़ दीजिए। अब उसने H1B वीजा महंगा करा, जानते हैं क्या है? भारत की हमारी संस्कृति पेशेंस पर चलती है, हम लोग बिना प्लानिंग के रिएक्ट नहीं करते। और आज हमारा जो भारत है पिछले चंद सालों से एक तरफ तो चल पड़ा है, हम धर्म स्ट्रांग देश हैं। मैं नहीं कहता पर्टिकुलर धर्म, ब्लेम मुझे लगता है पर्टिकुलर धर्म। जब आप अपनी संस्कृति की तरफ चलते हैं दीपक, आप अपनी जड़ों की तरफ चलते हैं, वहीं से स्ट्रेंथ, वहीं से ज्ञान आता है। आज जब उसने H1B वीजा अगर वो करा है, पिछले 30 सालों में जो भी डेवलपमेंट्स, जो भी यूएस ने जीनियस पैदा करे हैं, 50% इज इम्पोर्टेड फॉरेनर्स and most are Indians. अब आप H1B वीजा छोटी पोस्ट के लिए नहीं है, बड़े जॉब्स के लिए। जब आप इसको महंगा करते हैं, you are making it impossible for big companies to hire Indians. Where will those guys go? Either they'll go to China or come back to India, which is ready, which has a platform for those people. So whose gain is this? वो एक्ट कर रहे हैं स्मार्ट, वो मुझे तंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मेरा भला कर रहे हैं। देश तैयार है तो ये छोटी मोटी चीजें नेपाल में चल सकती हैं। नहीं दीपक सुनिए, हम बात हमारी जनरेशन की कर रहे हैं। नहीं जनरेशन की बात आ रहा हूँ पे। हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम जब भी यूथ को, जब किसी एक सेक्ट को यूज किया जाता है तो उनकी जो डिस्करेंटमेंट होती है अंदर, उनकी जो वो होती है उसको यूज किया जाता है। यहाँ यूथ की मेन प्रॉब्लम मेन कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन के बाद करना क्या है, हर कोई बिजनेस, उसको यूज किया जाता है। ये नेपोटिज्म और कहने की बातें, आपको लगता है नेपोटिज्म बात से पवन जी यूथ भी नहीं कह सकते। देखिए जब यूथ 45 साल का यूथ नहीं होता, नहीं मैं कह रहा हूँ हम उसको भी यूथ नहीं कह सकते। बेसिकली जिस आड़ में सर प्लांटेड लोग भी आ किया जा रहा है, वही प्लांटेड ही है सभी। बेसिकली देखिए क्या होता है ज्योति जी, हो क्या रहा है। प्लांट एक होता है कि आप जानबूझकर प्लांट कर रहे हो, एक होता है कि आपको पता है ये आपका इजी टारगेट है, ये प्लांट हो जाएगा तो आप उसके सॉफ्ट। दीपक हम लोग कहीं मिसलीड हो रहे हैं। मुझे लगता है हैशटैग ये सब हम कह रहे हैं कि यूथ की चीज, स्ट्रीट्स में उतरा यूथ था, परपेचुएटर्स जो थे, प्लानर्स थे, वो बड़े बड़े दिमाग रहे। ये एंगल दोनों है ना कि मैन्युफैक्चरर कौन है इस एजेंडा के, इसमें मैं बताता हूँ। इसमें एक चीज और भी है। देखिए एक जो ब्रेन होता ना, इस ब्रेन के स्टेज होते हैं, पार्ट्स होते हैं, बचपन से लेके इस एज तक, उस एज से उस एज तक, उस एज से आगे तक। अब जो पीछे लोग हंटर लेके बैठे हैं, उनको पता है कि कौन कौन से माइंड के साथ हम खेल सकते हैं और कौन से तरीके से खेल सकते हैं। वो उसी को चूज करते हैं, उसी को टारगेट करते हैं। जैसा आपने पहले कहा, टारगेट करके वो हिट करते हैं। Exactly. और कहानी कहाँ पे शुरू होती है? जो एज होती है ना 15 से लेकर 21 तक की, 21-22 तक, जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, इसी रेंज में होते हैं। आपके दिमाग में पहले ही ठूस दिया जाता है बेरोजगारी बहुत है भाई, ही इज नॉट ए ग्रेजुएट। पवन जी अभी हम स्ट्रगल में आए ही नहीं, उससे पहले उस चीज पे ले आते हैं, उसी को टारगेट करके। फिर क्या होता है, उनको साथ किसका मिलता है? जो उस समय उनसे आगे 2 साल चल रहे हैं, वो कहते हैं यार ये सही बात कर रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है। और जो आने वाली पीढ़ी है 15 साल वाली, वो इसलिए सपोर्ट करती है कि हमारे साथ ऐसा होगा। पवन जी ये लोग उनका इस्तेमाल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे शायद आप रिलेट कर, जो आपको एक्चुअल दिखे रोड्स पे निकले हुए जो तोड़फोड़ कर रहे थे नेपाल में, आपको वो नजर है। हम एक सभी की बात नहीं बता रहा हूँ, कल भी इमारत बनते देखते हैं, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हेन यू गो टू द साइड यू सी द लेबर वर्किंग देयर। वो लेबर आपको नजर आती है, उसके पीछे जिन्होंने एक्चुअल लेबर करते हैं, ड्राफ्ट्समैन, जिन्होंने वो नक्शे प्लान करे, आर्किटेक्ट, वो नजर नहीं आते। एंड द हाउसेस, बिजनेस हाउसेस व्हिच आर रनिंग दैट प्लांट, वो नजर, इसके पीछे के लोगों तक पहुंचना होगा। दीपक बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत डाइल्यूट है कि इन्होंने कर दिया। आपने बहुत खूबसूरत, मैं किसी पार्टी, किसी चीज पे पॉइंट नहीं कर रहा, पर एक पार्टी पे कल निशाना साधा गया है, हो सकता है। हम सारे देखो, ये जो स्पेकुलेशन है कि हो सकता है पीछे क्या,
मैं बता रहा हूँ, अगर सपोज हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसमें क्योंकि हम नहीं इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे एबल पीपल नहीं, हम वो लोग भी पहुंच जाएंगे, वो ठोक भी देंगे नहीं, हम भी सर एजेंसी मेरा मुद्दा ये है कि जो एजेंसीज हम एजेंसी आइडेंटिफाई भी करेंगे कि कौन कल्प्रिट्स हैं, किसके पीछे माइंड चला। अगर उसमें विपक्ष का या किसी का भी आता है तो उनको पास ना साधन है कि गवर्नमेंट हमें टारगेट कर रही है, इनके पास कोई साधन नहीं है, वो तो soft इसी target, चीज हाँ। का विपक्ष जो है वो लाभ फायदा भी लेता है। देखो जी दीपक, कल जो हुआ उसके दो ही कारण होते हैं, इधर इट वाज टू डिस्टेबलाइज द पीस इन लद्दाख, और सेकंड था उनका जो एजेंडा है स्टेटहुड का और 6th शेड्यूल का, उससे उनको डीरेल करने का तीसरा मोटिव नहीं था, जो कि साफ बात है, चाहे Exactly, स्टेट को मदद करता है चाहे लद्दाख को नुकसान। देखिए अगर आप नहीं, अगर आप अब हम इस पे बात कर रहे हैं तो इस चीज पे भी बात करनी पड़ेगी। अगर तो 6 अक्टूबर को उनका डिसाइड था, बैठक होगी, बैठक में 6 शेड्यूल को लेकर भी हामी भर सकते थे या स्टेटहुड को लेकर बात ऐसा नहीं होता, लेकिन सुनते मतलब हो जाता उनकी 6 बात तारीख को आगे था। पहुंचती। जब वो प्लांट था पूरा कितनी तारीख को होगा, उससे पहले इस चीज को पटरी से उतारने का काम कौन कर सकता है? वो वही कर सकता है जिसको ये लग रहा था कि अगर ऐसा हो गया रोल नहीं, तो हमारी रोजी रोटी, हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, हम आगे ऑलरेडी बिखरे हुए हैं। तो स्टोरी आपने इसको सुलझा दी। हाँ, अब कुछ एजेंसीज का भी काम कर ही है। रही है, वो कर ही वो रही है। करेंगे। तो तो हम अच्छा तो देखिए, हम एक तो चीज कुछ एक नहीं चीज तो मान लीजिए आप, हाँ। एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, किसी भी देश में बात करता हूं, अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में किसी भी पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो भारत के युवाओं को इस तरह से वो उनको भड़काकर यहां पर बड़े दंगे करवा सके, किसी में नहीं है, बशर्ते कि उनके पीछे जो टूल किट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। देखो पवन जी, वही करवा देंगे सारे। भारत में एक चीज बहुत ग्रेट है, वी आर डिवाइडेड बाय रीजन्स एंड रिलीजन्स बट वी आर यूनाइटेड बाय वन थिंग एंड दैट इज तिरंगा। कल आपने तिरंगा कल भाजपा ऑफिस के ऊपर लद्दाख में जब आग लगाई गई, बीजेपी के झंडे उतारे गए, एक तिरंगा था वहां उसके ऊपर, टॉप में छोटे से वीडियो में दिखता है, एक छोटे से वीडियो में तिरंगा दिखता है, देन ही सल्यूट, वो उठा के आता है और भीड़ में खड़ा हो जाता है। वो क्या था? वो ये था कि वो राष्ट्रभक्ति थी, वो देश के खिलाफ नहीं करते। हाँ, वो देश के साथ वो युवा भटका हुआ हो सकता है, वो इंडियन देश प्रेमी, हाँ, ये वो बात है। मगर बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से हमने सब कुछ कहा कि इस जनरेशन के पीछे कोई है, तो जो युवा हमें देख रहे हैं, जो टीनेजर्स हमें देख रहे हैं, कम से कम थोड़ा सा दिमाग वो भी लगाएं, और देश के साथ खड़े रहने को ही बेसिकली भारत कहा जाता है, और यही भारत की एक सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है जिसे आज तक कोई तोड़ ही नहीं पाया, ना ही कोई तोड़ पाएगा। बाकी ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट, छोटी मोटी हरकतें ये तो चलती रहती हैं, और जो लोग बाहर बैठे हैं दरअसल उनकी कोशिशें यही होती हैं कि भारत में दरारें लाई जाए, मगर ये दरारें एक दिन में भरी भी जा सकती हैं क्योंकि हम इमोशनली कंट्री के साथ जुड़े हैं। जी विकास जी, अल्टीमेटली वॉर्स और अनरेस्ट से किसी का फायदा नहीं दीपक, इज अल्टीमेटली पीस इज ब्रॉट अराउंड बाय टॉक्स एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स व्यू पॉइंट। अगर ये जनरेशन उसमें सक्षम है, इंस्टाग्राम हो, कोई और वो हो, वहां पे जाके अपनी बात रखें, उसको वायरल करें, ताकि जो पीपल हु मैटर उन तक पहुंचे, पीपल हु आर सफरिंग उन तक पहुंचे, और एक मूवमेंट की शेप ले ले, और पीसफुली चीजों के रिजल्ट निकलते हैं। अदरवाइज दिस अनरेस्ट इज लीडिंग नोवेयर। जो 5 लोग कल गए वो किसके थे? आज ज्योति जी एक जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे, वहां पे किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, यंग पीपल हैव डाइड एंड हुज फॉल्ट वाज इट? जिनके घर में वो लोग बुझ गए, किसका था? अगर ये कल को आ भी गई शांति, उनके तो शांति आ गई ना दीपक। सो पीस इज द वे, टॉक्स आर द वे फॉरवर्ड। आप अपनी बात को सरकारों तक रख सकते हैं, क्योंकि सरकारें आपकी अपनी हैं, बाहर वालों के थ्रू मत चलिए, घर की सरकार पे भरोसा करिए, उनसे बात करिए। तो सोशल मीडिया को क्रिएटिव बनाइए, डिस्ट्रक्टिव ना बनाइए, और खुद से भी कोशिश ये करिए कि हमारी आवाज का दिया जलता रहे, किसी के घर का दिया बुझे ना। बहुत धन्यवाद।